नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक नई कहानी में स्वागत है। इस कहानी के बारे में ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि कहानी अपनी पहचान खुद बनाती है। आप कहानी सुन सकते हैं, क्या पता ये कहानी आपके दिल में भी अपनी पहचान बना ले। आदर्श ने हाथी निगलने की तकनीक के बारे व्यायाम बार बार दोहराए। किसी अज्ञात कारण से इससे ऊर्जा का अत्यधिक क्षय हो रहा था। आदर्श ने अर्धचेतन अवस्था में इन व्यायामों को 5 बार दोहराया, इससे पहले कि वह थक गया। आदर्श ने अपनी आंखें खोलीं और महसूस किया कि उसका पेट जल रहा है। ऐसा लगा जैसे आग जल गई हो। उसके शरीर की ऊर्जा उसके पेट तक पहुंच गई। भारी मात्रा में रक्त और ऊर्जा की आपूर्ति हो रही थी। एक सामान्य व्यक्ति के भोजन के बाद उसके पेट में रक्त का प्रवाह होता है। यह पाचन प्रक्रिया में सहायता के लिए होता है। आदर्श भी ऐसी ही स्थिति में था, बस 100 गुना बढ़ गया था। आदर्श को लगा कि अगर वो चाहे तो उसके पूरे शरीर का खून उसके पेट में संघटित हो सकता है। यहाँ तक कि धातु की कीलें और कांच भी पचाए जा सकते हैं। गुआनियन मिट्टी खाने से होने वाला पेट फूलने का एहसास पूरी तरह से गायब हो गया था। उसके पेट के अंदर तेज क्रमाकुंचन के कारण जमी हुई गुआनियन मिट्टी पहले ही अलग हो चुकी थी। आदर्श ने सिर उठाया तो पाया कि सब उसे ही देख रहे हैं। आचार्य वेदांत के चेहरे पर मुस्कान थी। योद्धा तैयारी शिविर के लोगों को तो बस हैरान, ईर्ष्यालु और शत्रुतापूर्ण ही कहा जा सकता था। इस समय विक्रम मुस्कुराते हुए आदर्श के पास आया। आदर्श, मुझे हार माननी ही होगी। विक्रम ने जब ये कहा तो आदर्श हैरान रह गया। विक्रम ने भी आदर्श का कंधा थपथपाते हुए कहा, आदर्श, सच कहूं तो मुझे शक था कि तुम किस्मत की वजह से प्रारंभिक परीक्षा पास कर पाए हो, लेकिन तुमने खुद को साबित कर दिया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूं। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम में इतनी प्रतिभा है। विक्रम ने अपनी प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी। पहले जड़ी बूटियां चुनने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल करना प्रतिभा की बर्बादी थी। अब से तुम योद्धा तैयारी शिविर में प्रवेश कर सकते हो। लियान आदिवासी कबीला तुम्हें तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करेगा। ये बहुत बुरा है कि किंगडम का चयन कुछ ही दिनों में है। तुम्हारी प्रतिभा पर ध्यान न देने और तुम्हारा समय बर्बाद करने के लिए तुम्हें मुझे ही दोषी ठहराना होगा। मार्शल आर्ट का अभ्यास करने के लिए सिर्फ इतना ही समय बचा है, इसलिए किंगडम के चयन में तुम्हारा पास होना इम्पॉसिबल है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा ये बेवकूफ भाई राज्य का योद्धा बन गया तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम इस विशाल जंगल से बाहर निकल सको। उस समय तुम हमारे लियान आदिवासी कुल का समर्थन कर सकोगे और गौरवशाली बन सकोगे। हम सामूहिक रूप से शहरों में भी प्रवास कर सकते हैं, विक्रम ने गंभीरता से कहा। उसकी आंखों में जरा भी छल नहीं था। अगर आदर्श विक्रम को अच्छी तरह से नहीं जानता होता तो वो मूर्ख बन जाता। किसी व्यक्ति के चेहरे से उसके दिल का अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल है। अगर कोई व्यक्ति अपने असली इरादे छिपाने में माहिर हो तो उसके चेहरे के भावों से ये बताना इम्पॉसिबल है कि वो असल में क्या सोच रहा है। विक्रम बिल्कुल ऐसा ही कर रहा था। आदर्श समझ गया कि वो आचार्य वेदांत के सामने एक नाटक के रूप में ऐसा कर रहा था। जिस क्षण आचार्य वेदांत चला गया, विक्रम ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। विक्रम अपनी वृद्धि को कैसे सहन कर सकता था? आदर्श ने मूर्खतापूर्ण ढंग से मुस्कुराते हुए विक्रम से कहा, धन्यवाद युवा मास्टर विक्रम, मैं युवा मास्टर को निराश नहीं करूंगा। आदर्श को बेवकूफ बनते देख विक्रम मुस्कुरा उठा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इस 12 साल के बच्चे के अंदर विक्रम से भी ज्यादा अनुभवी एक वयस्क छिपा है। विक्रम ने आचार्य वेदांत की ओर मुड़ते हुए कुछ प्रोत्साहन भरे शब्द कहे। लॉर्ड आचार्य वेदांत, मैं एक मूर्ख छात्र हूँ। मेरी ग्रहणशीलता छोटे भाई आदर्श जितनी अच्छी नहीं है। मैं अभी भी हाथी निगलने की तकनीक में पारंगत नहीं हुआ हूँ। क्या लॉर्ड आचार्य वेदांत, कृपया हम छात्रों को इसे फिर से दिखा सकते हैं? चूंकि उसने बाद में हिसाब बराबर करने का फैसला कर लिया था, इसलिए विक्रम ने ऊपरी तौर पर विनम्रता दिखाई। लेकिन भीम और उसके साथियों ने ये शब्द सुनकर घुटन महसूस की। युवा मास्टर विक्रम? भीम चिंतित था। विक्रम आदर्श के बारे में इतना अच्छा कैसे सोच सकता है? वो ये शब्द कैसे कह सकता है? चुप रहो, तुम सब निकम्मे हो। कबीले का सारा राशन और मांस तुम्हें मुहैया कराया गया, लेकिन तुम आज हाथी निगलने की ये तकनीक भी नहीं सीख सकते। ये बहुत अपमानजनक है। अगर तुम इसका अभ्यास ठीक से नहीं करते तो क्या तुम सचमुच गुआनियन मिट्टी खाकर मरना चाहते हो? जैसे ही विक्रम ने फटकर मरना कहा, भीम और उसके साथियों के चेहरे के भाव अचानक बदल गए। हाँ, ये मजाक नहीं है। अगर वे इसे अच्छी तरह नहीं सीखेंगे तो उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। विक्रम को मामलों को ठीक से संभालते हुए और उनके शब्दों के अच्छे चयन को देखकर आचार्य वेदांत ने सिर हिलाया। विक्रम में प्रतिभा और नेतृत्व क्षमता दोनों ही थी। वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। आचार्य वेदांत ने कहा, इस हाथी निगलने की तकनीक के लिए लकड़ी और गुआनियन मिट्टी खाना तो बस शुरुआती चरण है। अगर आप इन मानदंडों पर खरे उतरते हैं तो आप विनाशकारी ऊर्जा वाली चीजें भी खा सकते हैं। बेहद कीमती खाना आपके अभ्यास को और भी बेहतर बना देगा। ये शब्द सिर्फ विक्रम और आदर्श के लिए थे। आचार्य वेदांत के नजरिए से सिर्फ विक्रम और आदर्श ही विशाल जंगल को छोड़कर सच्चे योद्धा बनने की क्षमता रखते थे।
वह भीम और उसके साथियों की ओर मुड़ा और बोला, तुम्हारी बात तो यह है कि हालांकि तुम्हें इतने सारे बहुमूल्य खाद्य पदार्थ खाने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन अगर तुम हाथी निगलने की तकनीक में निपुण हो जाओ तो अकाल के दौरान तुम घास की जड़ें और पेड़ों की छाल सुरक्षित रूप से खा सकोगे। ये तुम्हारे जीवन के लिए बहुत बड़ा वरदान होगा। थोड़ा सा भी सीखना तुम्हारे लिए बहुत मूल्यवान होगा। मैं इसे फिर से करूंगा। गति बहुत धीमी होगी। ध्यान से देखो। हाथी निगलने की तकनीक का जादू पहचानना पूरी तरह तुम पर निर्भर करेगा। इसके साथ ही आचार्य वेदांत ने फिर से चलना शुरू कर दिया। उसकी गति वास्तव में धीमी हो गई, लेकिन वो अभी भी भीम और कंपनी तक पहुंचने में असमर्थ था। उस रात का परिणाम ये हुआ कि लियान जनजाति के शौचालयों से चीख पुकार की आवाजें आने लगीं। कुछ लोग कहते हैं कि जिंदगी में सबसे दर्दनाक चीज दस्त होने पर शौचालय न ढूंढ पाना है। आखिर उन्हें अपनी पैंट में ही मल त्यागना पड़ेगा। लेकिन भीम और कंपनी के लिए इसे क्या कहा जाएगा, केवल वे लोग ही जान पाएंगे जिन्होंने भीम जैसा अनुभव किया होगा कि पैंट में शौच करना भी परम आनंद था। उस रात लियान जनजाति के एकमात्र वैद्य ने रेचक औषधि का एक बड़ा बर्तन उबाला। योद्धा तैयारी शिविर के सभी सदस्यों ने उसे पी लिया, लेकिन फिर भी वे उसे बाहर नहीं निकाल पाए। आखिरी उपाय के तौर पर उन्हें आचार्य वेदांत की बात माननी पड़ी। उन्होंने अपनी उंगलियों से खुदाई की। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी उंगलियां काफी लंबी नहीं हैं, तो उन्होंने बांस की लकड़ियों का इस्तेमाल किया। जहां तक उनके मलाशय में बांस की छड़ें डालने की बात है, वह अनुभूति स्वर्गीय थी। दरअसल बांस की छड़ी से खुदाई करना आसान नहीं था। किसी व्यक्ति के लिए यह बेहद मुश्किल काम था, क्योंकि वो देख नहीं सकता था। आखिरी उपाय के तौर पर उन्हें एक दूसरे की मदद करनी पड़ी। उन्हें अपनी गांड दिखानी पड़ी ताकि एक भाई मदद कर सके। वह दृश्य इतना उत्तम था कि आदर्श उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहता था। किसी साथी की पिटाई करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन किसी साथी को गंदगी खोदने में मदद करना यही सच्चा प्यार होगा। बस चीखें सुनकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि कितना बड़ा नरसंहार हो रहा है। बांस की लकड़ियां शायद किसी चीज में धंस गई होंगी। दूसरे दिन भीम और उनके साथियों के चेहरे पर राख जैसी अभिव्यक्ति के साथ नरम कदमों से चलने की आवाज आ रही थी। वे पूरी रात सो नहीं पाए थे, क्योंकि वे बार बार शौचालय की ओर भाग रहे थे। रेचक पीने के बाद भी जो कुछ निकला वो पीला तरल था, मानो बांस की छड़ियों से। यहाँ तक कि ज्ञात यातनाएं भी इसकी तुलना में कुछ नहीं थीं। हालांकि शुक्र है कि उन्होंने ज्यादा गुआनिन मिट्टी नहीं खाई। रेचक और खुदाई के कारण किसी की मौत नहीं हुई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन भीम और उनके साथियों ने गुआनिन मिट्टी खाने की हिम्मत नहीं की। इसलिए आचार्य वेदांत ने केवल आदर्श और विक्रम को ही प्रशिक्षण दिया। अंततः आचार्य वेदांत लियान जनजाति के कबीले में पूरे 3 दिन भी नहीं रुक सका। दूसरी रात आचार्य वेदांत के साथ रखा एक जेट स्क्रॉल हिलने लगा, जिससे ध्वनि उत्पन्न हुई। यह जेट स्क्रॉल एक संदेश उपकरण था जिसका उपयोग दिव्य रक्षक दल करते थे। जेट स्क्रॉल को कांपता देखकर आचार्य वेदांत के चेहरे के भाव बदल गए। उसने एक नोट छोड़ा, अपने विशालकाय एनिमल पर सवार होकर रात में गायब हो गया। अगली सुबह योद्धा तैयारी शिविर के सदस्य चौक पर पहुंच गए। उन्हें पहले से ही पता था कि आचार्य वेदांत जा चुका है। कई लोगों ने कल रात आचार्य वेदांत के एनिमल को सरपट भागते हुए सुना था। बेशक उनमें आदर्श भी शामिल था। आदर्श! चौक पर विक्रम ने दूर से आदर्श को पुकारा। उसके चेहरे पर अब भी गर्मजोशी थी। युवा स्वामी विक्रम, क्या बात है? आदर्श मुस्कुराया। वो जानता था कि विक्रम का वर्तमान व्यवहार ग्रामीणों के लिए एक नाटक था। चौक पर बहुत से लोग तमाशबीन थे। हालांकि विक्रम बहुत पहले से आदर्श से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वो गांव वालों के सामने ऐसा नहीं करना चाहता था। आदर्श की सराहना करने के बाद यह पॉसिबल था कि आचार्य वेदांत अपना मिशन पूरा करने के बाद आदर्श के लिए लियान जनजातीय कबीले में वापस लौट आए। भले ही आचार्य वेदांत वापस नहीं लौटे, वो राज्य के चयन में आदर्श के बारे में पूछ सकते हैं। अगर विक्रम ने आदर्श पर सबके सामने हमला किया होता तो उसे अच्छा लगता, लेकिन इतने सारे लोगों के देखते ही बात फैल जाती। खैर, वो पूरी जमात को चुप नहीं करा सकता था। अगर आचार्य वेदांत ने इस मामले की जांच की होती तो विक्रम फंस जाता। इसलिए उसने आदर्श से छुटकारा पाने के लिए धीरे धीरे और स्थिर तरीके अपनाने की योजना बनाई। ये देखते हुए कि विक्रम ने कोई पलटवार नहीं किया, आदर्श खुशी खुशी विक्रम के ताइची अभ्यास में शामिल हो गया। इसके अलावा अगर वे सचमुच आपस में भिड़ गए होते तो भी आदर्श की ताकत अपर्याप्त होती। इसके अलावा आदर्श ने अभी भी वीरान हड्डियों के सार को अवशोषित नहीं किया था। आदर्श, भगवान आचार्य वेदांत ने एक नोट और गोलियों का एक डिब्बा छोड़ा है। नोट में उन्होंने लिखा था कि ये गोलियां हम दोनों के लिए हैं। मेरे लिए ये गोली कोई हल्की दवा नहीं है। कम साधना वाला व्यक्ति इसे नहीं खा सकता। जहां तक आपकी बात है तो ये एक शुरुआती व्यक्ति की नींव बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। विक्रम ने सही तर्क दिया। अगर आदर्श को पता न होता कि वह कौन है तो वो उस पर पूरा यकीन कर लेता। ओह, एक गोली! आदर्श की आंखें चमक उठीं। वो बेहद उत्साहित और उत्सुक था। लॉर्ड आचार्य वेदांत ने मेरे लिए कोई गोली छोड़ी है? हाँ। आदर्श की मूर्खतापूर्ण नजर देखकर विक्रम ने मन ही मन उपहास किया।
वह सचमुच एक मंदबुद्धि व्यक्ति है। उसे सचमुच विश्वास था कि आसमान में एक पाई है। लॉर्ड आचार्य वेदांत वाकई बहुत उदार थे। उन्होंने हम दोनों पर जो कृपा की उसे याद रखना चाहिए, भले ही हम उठकर खड़े हों। विक्रम ने आदर्श को थपथपाया और सलाह दी। उसकी आंखों में हत्या का इरादा झलक रहा था। आचार्य वेदांत के चले जाने के बाद विक्रम अब आदर्श के प्रति अपनी हत्या की मंशा को छिपा नहीं सका। युवा गुरु विक्रम के शब्द बुद्धिमानी भरे हैं। छोटा, मैं उन्हें नहीं भूलूंगा, आदर्श ने सीखने की सच्ची इच्छा के साथ उत्तर दिया। आदर्श, तुम्हारी प्रतिभा मुझसे कहीं ज्यादा है। जब वीरान हड्डियों का सार निकाला जाएगा तो मैं तुम्हें उसमें से कुछ देना चाहता हूँ। यह वीरान हड्डियों का सार न केवल हमारे भविष्य से जुड़ा है, बल्कि लियान जनजाति के हजारों लोगों के भविष्य से भी जुड़ा है। मैं छोटे भाई आदर्श के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकता। अगर तुम शराब बनाने का काम संभालोगे तो मुझे ज्यादा भरोसा होगा। चलो इसे इस तरह करते हैं। दिन में तुम वीरान हड्डियों को परिष्कृत करते रहोगे। जब ये परिष्कृत हो जाएगी तो हम भाइयों की तरह मिलकर इसका सेवन करेंगे। फिर मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिससे तुम नश्वर रक्त के दूसरे क्षेत्र शक्ति तक पहुंच सकोगे। फिर मैं तुम्हें भगवान आचार्य वेदांत की गोली दूंगा, जिससे तुम्हारी साधना एक कदम और आगे बढ़ सकेगी। विक्रम ने ये शब्द कहते हुए मुस्कुरा दिया। दूसरी ओर आदर्श जानता था कि ये एक मजाकिया भाव था। आचार्य वेदांत के बिना विक्रम के लिए आदर्श सिर्फ एक बच्चा था, जिसे उसकी हथेलियों में आसानी से कुचला जा सकता था। अगर विक्रम ने सचमुच उसके लिए कोई गोली बनाई भी होती तो भी वो शायद धीमी गति से असर करने वाला जहर होता। इससे वो लकवाग्रस्त हो जाता और धीरे धीरे दर्द से मर जाता। लेकिन विक्रम के नजरिए से फ्रॉस्ट पाइथन के फ्रॉस्ट टॉक्सिन से बेहतर कोई जहर नहीं था। इसका कोई इलाज नहीं था। आदर्श को मारने के लिए फ्रॉस्ट पाइथन के फ्रॉस्ट टॉक्सिन का इस्तेमाल करना सबसे सही था। युवा स्वामी विक्रम मुझे जो भी काम सौंपेंगे मैं उसे पूरा करूंगा। आदर्श ने अपनी छाती थपथपाते हुए गारंटी दी। उसने एक जोशीले नौजवान की तरह प्रतिज्ञा की। जब आचार्य वेदांत लियान जनजाति के कबीले में पहुंचा तो वीरान हड्डियों का शोधन बंद नहीं हुआ। बस उसे लियान कबीले के जड़ी बूटी पर्वत पर स्थानांतरित कर दिया गया। आखिर आचार्य वेदांत के लियान जनजाति के कबीले में प्रवेश करते समय दिन रात एक विशाल कड़ाही में जलते रहना उचित नहीं था। विक्रम आदर्श को नुकसान पहुंचाने के लिए बर्फ के जहर का इस्तेमाल करना चाहता था। इससे धीरे धीरे उसकी दर्दनाक मौत हो जाएगी। इससे उसके बारे में सभी तरह के संदेह भी दूर हो जाएंगे, क्योंकि मरे हुए लोग कोई कहानी नहीं सुनाते। जहां तक आदर्श की बात है, उसने विक्रम से झगड़ा होने से पहले वीरान हड्डियों की सारी ऊर्जा सोखने की योजना बनाई थी। वह क्यूई गैदरर क्षेत्र में घुसकर अपने हाथ में कार्ड बढ़ाना चाहता था। इस तरह दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई, क्योंकि दोनों की अपनी अपनी योजनाएं थीं। इसके साथ ही आदर्श खुशी खुशी उन वीरान हड्डियों को सुधारने चला गया। बेशक विक्रम के लिए आदर्श का उत्साहित व्यवहार एक अपरिपक्व बच्चे जैसा था। ये बेवकूफ, मैं इसे मौत के मुंह में भेज रहा हूं और ये कितना खुश है। मेरी प्रतिभा इस बेवकूफ से कैसे हार सकती है? ये बहुत अपमानजनक है, विक्रम ने व्यंग्य किया। उसने अपनी मुट्ठी इतनी कसकर बांध ली कि उसके पोर से हल्की हल्की धमाकेदार आवाजें निकल रही थीं। आदर्श उन वीरान हड्डियों के लिए तरस रहा था, क्योंकि उसने 3 दिनों से उनकी ऊर्जा को अवशोषित नहीं किया था। ऊर्जा से भरपूर इन वीरान हड्डियों के बिना आदर्श की साधना धीमी हो जाती थी। नतीजतन उसे भूख भी लगती थी। अरे यार, तुम कहाँ मर गए? हड्डियों को परिष्कृत करने के प्रभारी काले चेहरे वाले लोगों ने आदर्श पर अटैक किया। ये लोग लियान कबीले के हर पर्वत पर रह रहे थे, इसलिए उन्हें आचार्य वेदांत के साथ घटी घटनाओं की जानकारी नहीं थी। आदर्श के बारे में उनकी धारणा अब भी एक बीमार बच्चे जैसी ही थी, इसलिए वे उसके प्रति मिलनसार नहीं थे। आदर्श ने उन पर ध्यान नहीं दिया। वो अपनी जानी पहचानी जगह पर गया और लकड़ी काटने लगा। आज वो उन वीरान हड्डियों की सारी ऊर्जा सोखने के लिए तैयार था, क्योंकि आदर्श जानता था कि अब ज्यादा समय नहीं बचा है। विक्रम का धैर्य कुछ ही दिनों में खत्म हो सकता था। उसे 5वें नश्वर रक्त स्तर क्यूई संग्राहक क्षेत्र में प्रवेश करना था। जलते हुए कढ़ाई के सामने खड़े होकर आदर्श ने गहरी सांस ली। उसकी दृष्टि में उसे रोशनी के अनंत बिंदु दिखाई दिए। ये रोशनी के बिंदु एक स्वादिष्ट व्यंजन की तरह थे। आदर्श पहले से ही लार टपका रहा था। चलो, मैं इसे साफ खाऊंगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए आदर्श ने तूफान की आंख में अपना दिल रखते हुए एक बैंगनी भंवर की कल्पना की। उसी क्षण आदर्श को अपने शरीर में गर्मी महसूस हुई। रेन डू एयर माई में गर्मी का प्रवाह शुरू हो गया, जिसे आदर्श ने अभी अभी खोला था। उसके बाद आदर्श की दृष्टि में हंडे के मुंह से कई बैंगनी लाल प्रकाश बिंदु प्रकट हुए। ली अग्नि जल से अनगिनत प्रकाश बिंदु निकलने लगे और पक्षियों के झुंड की तरह आदर्श की ओर उड़ने लगे। ये आदर्श क्षण भर के लिए चौंक गया। हल्के बिंदुओं की संख्या उसकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा थी। यहां तक कि एक लाइनअप भी बन गई थी। दूर 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 प्रकाश की बूंदें आदर्श के शरीर पर बरसीं और बिना किसी प्रतिरोध के उसकी शिरोबिंदु में प्रवेश कर गईं। आदर्श को अचानक अपने शरीर में कंपन महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी मेरिडियन फटने वाली हैं। दर्द, अत्यंत तीव्र दर्द के कारण आदर्श जमीन पर गिर पड़ा
और ऊर्जाएं अब भी बिना रुके उसके शरीर में प्रवेश कर रही थीं। यदि वीरान हड्डियों को परिष्कृत करने वाले लोग देख पाते तो वे आदर्श के शरीर को एक प्रभामंडल से ढका हुआ देख पाते। आदर्श ने आज वीरान हड्डियों से ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए अपनी ताकत जुटाई थी, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि ऊर्जा इतनी अधिक हिंसक होगी। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि उन्हें इन वीरान हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित करने में कम से कम 5 से 6 दिन लगेंगे, लेकिन वर्तमान में आदर्श ने उन कुछ सेकंडों में उस संचयी मात्रा से अधिक ऊर्जा अवशोषित कर ली थी जो उसने कुछ दिन पहले अवशोषित की थी। क्या ये मेरिडियन के खुलने का परिणाम हो सकता है? आदर्श ने अपने शरीर की नसों में गर्माहट महसूस की। उसे अचानक समझ आ गई। ये पहली बार था जब वो नश्वर रक्त के चौथे स्तर मेरिडियन क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद वीरान हड्डियों को अवशोषित कर रहा था। पहले आदर्श की मेरिडियंस अवरुद्ध थीं, इसलिए वो केवल अपने मांस का उपयोग करके ही वीरान हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। चूंकि उसके मांस की क्षमता सीमित थी, इसलिए आदर्श आमतौर पर जल्दी तृप्त हो जाता था। लेकिन जब उसकी मेरिडियन खुल गई तो मामला अलग था। मेरिडियन शरीर के युआन क्यूई संचारित करने वाले चैनल हैं, इसलिए उनकी क्षमता मांस से कहीं ज्यादा थी। मेरिडियन एक ऊर्जा राजमार्ग की तरह थे। आदर्श का मेरिडियन क्षेत्र में पहुंचना उसके शरीर के भीतर एक ऊर्जा राजमार्ग के खुलने के बराबर था। पहले वीरान हड्डियों की ऊर्जा आदर्श के शरीर में रिश्ती थी, लेकिन अब ये ऊर्जा मेरिडियन हाईवे के जरिए सीधे उसके शरीर में प्रवेश करती थी। ये बिल्कुल अतुलनीय था। आदर्श को मार्शल आर्ट की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं मिली थी, इसलिए उसे इसका अंतर समझ नहीं आया। इस वजह से उसने खुद को चोट पहुंचा ली और चोट काफी गंभीर थी। आदर्श ने कुछ दिन पहले ही अपनी मेरिडियन खोली थी, इसलिए वो ऊर्जा के उछाल का सामना नहीं कर पाया। उन्होंने मूलतः एक ही क्षण में फ्रॉस्ट पाइथन से सभी वीरान हड्डियों का सार अवशोषित कर लिया था। ऐसी बात है, ज्यादा ऊर्जा सोखने का नतीजा यही होगा। ये तो बदकिस्मती है। आदर्श खुद को बहुत बदकिस्मत महसूस कर रहा था। उसे लगा कि उसके शरीर के चारों ओर की मेरिडियंस टूटने वाली हैं। ऐसा लग रहा जैसे उसे अपच के कारण अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत पड़ गई हो, क्योंकि उसने एक ऑल यू कैन ईट सी फूड बुफे में खाना खाया था। वास्तव में यदि ऊर्जा एक निश्चित मात्रा से अधिक हो तो ये व्यक्ति की मेरिडियन को तोड़ सकती है। मार्शल आर्ट की दुनिया में ये कोई नई बात नहीं थी। आम लोग पुरानी जड़ी बूटियां न पचा पाने के कारण मर सकते थे। कुछ योद्धा तो तब मर जाते थे जब वे खाए गए जीर्ण शीर्ण अस्थि अवशेषों को पचा नहीं पाते थे। इस तरह मरना वाकई दयनीय था। आदर्श को लगा कि यह ज्यादा खाने से मरने जैसा ही है। आदर्श को लगा जैसे उसका शरीर जल रहा है। उसने अपने गले में कुछ महसूस किया और फिर एक घूंट खून ऊपर की ओर उछल पड़ा। अरे छोटे बंदर, जमीन पर क्यों लेटे हो? क्या काम न करना पड़े इसलिए मरने का नाटक कर रहे हो? एक काले चेहरे वाले आदमी ने चिढ़कर डांटा। इस आदमी का एक बेटा था, धीरू। उसने कुछ दिन पहले आदर्श के खिलाफ भी धीरू शब्द का इस्तेमाल किया था। अरे क्या तुमने मेरी बात सुनी? धीरू के पिता आदर्श को जमीन पर पड़ा देखकर भड़क उठे। उन्होंने अपनी कुल्हाड़ी नीचे फेंक दी, आदर्श को कुछ लात मारने के लिए तैयार। लेकिन उन्होंने देखा कि आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया था और उसका शरीर कांप रहा था। उसके नथनों और कानों से ताजा खून बह रहा था। ये देखकर धीरू के पिता हक्के बक्के रह गए। कुछ हुआ। यद्यपि धीरू के पिता अच्छे आदमी नहीं थे, उनकी जुबान बहुत तीखी थी और उन्हें दूसरों की चीजें जमा करने का शौक था। तथापि जब वे किसी मरते हुए व्यक्ति से मिलते तो घबरा जाते थे। जल्दी करो, अपने वरिष्ठों को खबर दो, उन्हें बताओ कि कोई मर रहा है, धीरू के पिता ने अपने साथियों से कहा। यह धीरू के पिता द्वारा आदर्श को श्राप देना नहीं था, बल्कि आदर्श को 7 छिद्रों से खून बहता हुआ देखकर वो कैसे नहीं मर सकते थे। लियान जनजाति में व्यावहारिक रूप से कोई चिकित्सा प्रक्रिया नहीं थी। संसाधनों की कमी के कारण जनजाति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर थी, इसलिए सामान्य सर्दी जुकाम मौत का कारण बन सकता था। 7 छिद्रों से खून बहना तो दूर की बात थी। धीरू के पिता के लिए आदर्श की मृत्यु निश्चित थी। मैं कहता हूं छोटे बंदर, यहां मत मरो। अगर मरना ही है तो कहीं और चले जाओ। धीरू के पिता आदर्श को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने आदर्श का हाथ छुआ उन्हें जलन महसूस हुई। धीरू के पिता दर्द से कराह उठे। वे गिर पड़े और लकड़ियों के ढेर से टकरा गए। उनका सिर लगभग लाल गर्म कढ़ाई से टकरा गया था। अगर ऐसा होता तो उनकी जिंदगी लगभग खत्म हो जाती। फिर भी धीरू के पिता ने उसकी मुट्ठी भर बाल जला दिए। इससे वो डरकर राख हो गया। ऐसा लगा जैसे आदर्श को छूते ही उसके शरीर में कुछ घुस गया हो। क्या बात है? धीरू के पिता चौंक गए। ये मामला बहुत अजीब था, मानो उन्हें सांप ने काट लिया हो। आदर्श को छूने वाला हाथ अभी भी कांप रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? कई आदमी दौड़कर आए। धीरू के पिता अभी सदमे से उबरे ही थे कि बोले, मुझे यकीन नहीं है कि इस बच्चे में भूत प्रेत है या नहीं। जल्दी करो, युवा मालिक विक्रम को खबर दो। धीरू के पिता की बात पूरी होते ही एक आदमी रिपोर्ट करने दौड़ा। धीरू के पिता सोचने लगे और डरते हुए आदर्श से बोले, मैं कह रहा हूं छोटा बंदर। अरे नहीं, मैं कह रहा हूं छोटा भाई। तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें रुकना होगा। मैंने लोगों को बुला लिया है। कबीले का डॉक्टर जल्द ही यहां आ जाएगा।
धीरू के पिता ऐसा कह सकते हैं, लेकिन वो जानते थे कि जनजाति का एकमात्र डॉक्टर आदर्श को बचाने के लिए शायद ही आगे आएगा। वो डॉक्टर कबीले के उच्च वर्ग के लिए ही था। अगर ऐसा न होता तो कबीले के 1000 लोगों के साथ अगर हर कोई बीमार होने पर उससे सलाह लेता तो वो कभी भी उसका इलाज नहीं कर पाता। अगर वो कर भी पाता तो भी दवा अपर्याप्त होती। लियान कबीले की दवा बेहद कीमती थी, इसलिए जब कोई गरीब बीमार पड़ता था तो उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ता था। अगर वो टिक नहीं पाता तो मर जाता था। आखिर जिंदगी सस्ती थी। मैं कहता हूं छोटे भाई, मैं पहले लालची था। मैंने तुम्हारा दलिया चुराया था, मुझे दोष मत देना। धीरू के पिता को नहीं पता था कि आचार्य वेदांत ने आदर्श की कद्र की थी, लेकिन आदर्श को मृत्युशैया पर देखकर उन्होंने मृत्यु से पहले आदर्श से सुलह करने का फैसला किया। उन्हें डर था कि आदर्श भूत बनकर उनका बदला लेने के लिए उन्हें परेशान करेगा। विशाल जंगल में रहने वाले लोग अंधविश्वासी थे, शायद इसलिए क्योंकि जिंदगी कठिन होने के कारण उन्हें किसी सहारे की जरूरत थी। उनका मानना था कि बुरे लोग नरक जाएंगे और अच्छे लोग स्वर्ग। गरीबों को अच्छे परिवार में पुनर्जन्म लेने का मौका मिलता है। आदर्श ने यह सब सुना और समझ नहीं पा रहा था कि रोए या हंसे। मैं अभी मरा नहीं हूं और मुझे पहले ही श्राप मिल चुका है। हालांकि एक दर्दनाक सबक था। अगर उसने बहुत ज्यादा वीरान हड्डियों का सार ग्रहण कर लिया तो उसकी सचमुच मौत हो सकती थी। आज इस हालत में होना किसी दुर्भाग्य से कम नहीं था। बहुत ज्यादा खुशी भी दुख लाती है। वाक्यांश उसकी वर्तमान स्थिति का सटीक वर्णन करने के लिए पर्याप्त था। विक्रम की खुशी और आदर्श का अंत। चूंकि आदर्श अपनी क्षतिग्रस्त मेरिडियन से पीड़ित था और उसके 7 छिद्रों से खून बह रहा था, विक्रम को पहले ही भीम से खबर मिल चुकी थी। युवा गुरु विक्रम, हे वो आदर्श बच नहीं पाएगा। मैंने सुना है कि उस पर भूत सवार है। उसके नथनों और मुंह से खून बह रहा है। भीम आदर्श की मुसीबत सुनकर बहुत खुश हुआ। लॉर्ड विक्रम की तारीफ पाने वाला ये बच्चा निश्चित रूप से बर्बाद हो जाएगा। ओह, विक्रम मूल रूप से प्रशिक्षण ले रहा था, लेकिन भीम के शब्दों को सुनने के बाद उसकी गति धीमी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में एक प्रसन्नता झलक उठी। कैसा भूत प्रेत? विक्रम को लगा कि ये बस बेवकूफ आम लोगों की धारणा है। विक्रम को यकीन था कि आदर्श की ये हालत वीरान हड्डियों की बर्फ की ऊर्जा और खून पतला करने वाली गोली का नतीजा थी। इस बच्चे के मरने का समय आ गया है। फ्रॉस्ट पाइथन की बर्फीली ऊर्जा द्वारा आक्रमण किए जाने और रक्त पतला करने वाली गोली से व्यक्ति की जीवन शक्ति के अत्यधिक ह्रास के लक्षण वही थे जो आदर्श अनुभव कर रहा था। ज्यादातर लोग काले खून की उल्टी करते और राख जैसे मृत चेहरे वाले दिखते। हालांकि ये 7 छिद्रों से निकलने वाले खून जैसा भयानक नहीं था, फिर भी छोटी मोटी गड़बड़ियां असामान्य नहीं थीं। आखिर हर किसी की शारीरिक बनावट अलग होती है, और विक्रम की धारणा के अनुसार हालांकि आदर्श में मार्शल आर्ट की प्रतिभा थी, उसका शरीर बहुत कमजोर था। उसकी जीवन शक्ति रक्त पतला करने वाली गोली के ओवरड्राफ्ट के लिए पर्याप्त नहीं थी, इसलिए वीरान हड्डियों को ठीक करने वाले लोगों में आदर्श सबसे पहले हार मानेगा। वो छोटा सा गुलाम इतनी जल्दी हार मान गया। मैं उसके साथ 2 दिन और खेलने की सोच रहा था। अफसोस, वो अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। विक्रम को यकीन नहीं था कि आदर्श अपनी किस्मत से बच पाएगा। फ्रॉस्ट पाइथन की बर्फीली ऊर्जा का कोई इलाज नहीं था। एक आम आदमी के लिए ये जानलेवा थी। आदर्श, यहां तक कि विक्रम भी फ्रॉस्ट पाइथन की बर्फीली ऊर्जा का सामना नहीं कर पाता, वरना उसे बर्फीले विष को सोखने के लिए कबीले के इतने सारे लोगों की बलि देने की जरूरत न पड़ती। इस प्रकार के हिमविषैले पदार्थ से केवल एक वीरान स्वर्ग मास्टर ही छुटकारा पा सकता है, या यहां तक कि एक बैंगनी रक्त योद्धा भी फ्रॉस्ट पाइथन के वीरान हड्डियों के सार को लेने की हिम्मत नहीं करेगा। विक्रम दरअसल आदर्श की आसन्न मृत्यु को लेकर चिंतित था। आचार्य वेदांत के जाते ही आदर्श की मृत्यु हो गई तो क्या इस संयोग से आचार्य वेदांत को शक हुआ? लेकिन विक्रम की चिंता ने उसे एक पल के लिए रुकने पर मजबूर कर दिया। अगले ही पल उसने अपना प्रशिक्षण जारी रखा। उसकी गतिविधियां सामान्य रूप से सुचारू थीं, कोई भी उसमें थोड़ी सी भी गलती नहीं निकाल सकता था। अपनी चालें पूरी करने के बाद विक्रम धीरे धीरे शांत हो गया। हर चाल बारीकी से ध्यान देकर की गई थी। बात खत्म करने के बाद विक्रम को अचानक कुछ याद आया। उसके मुंह के कोने मुड़ गए। आदर्श ने उसे एक प्रेरणा दी थी। कोई बड़ी बात नहीं, अगर वो मर भी गया तो क्या हुआ, इससे इन वीरान हड्डियों की सुंदरता पर कोई असर ना पड़ने दे, विक्रम ने ठंडे स्वर में कहा। जाहिर है इन वीरान हड्डियों की सफाई की गारंटी है। छोटी सी मैंने बाकियों को काम करते रहने का हुक्म दे दिया है, लेकिन इस छोटे से कमीने की लाश का क्या करें? क्या मैं कुछ भाई ढूंढूं, इस छोटे से कमीने को फांसी पर लटका दूं और उसे शत विक्षत करके कुत्तों को खिला दूं? भीम ने मुस्कुराते हुए कहा। आदर्श की मौत ही उसकी सजा होगी। भीम ने बेवजह अपनी गुदा दर्द का दोष आदर्श पर मढ़ दिया था। विक्रम ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, आदर्श की लाश को क्षत विक्षत करने के लिए लटकाकर तुम चाहते हो कि पूरा गांव ये देखे? जब ऐसा होगा तो लोग सोचेंगे कि हमने ही आदर्श को नुकसान पहुंचाया है। जब लॉर्ड आचार्य वेदांत हमसे सवाल करेंगे तो जिम्मेदारी किसकी होगी? हाँ, युवा मास्टर विक्रम सही कह रहे हैं, भीम ने तुरंत कहा। मैं बहुत सरलता से सोचता हूं। युवा मास्टर विक्रम आखिरकार बुद्धिमान है। ठीक है, आदर्श की लाश को प्रिया के घर घसीट कर ले जाओ।
अगर वो शोधन की कड़ाही के पास मर गया तो ये उसके लिए दुर्भाग्य होगा। याद रखना, जब तुम उस छोटे कमीने को यहां लाओ तो ये सुनिश्चित कर लेना कि वो सचमुच मर गया है। छोड़ो, मैं खुद इसकी पुष्टि कर लूंगा। विक्रम को यह अजीब लगा कि आदर्श बार बार जिंदा हो जाता था। हालांकि उसे वीरान हड्डियों के जहरीले जहर से मरना तय था, फिर भी विक्रम निश्चिंत होने के लिए इसकी पुष्टि करना चाहता था। प्रिया? हाँ, मुझे आश्चर्य है कि जब वो छोटी बच्ची अपने भाई को देखेगी तो कैसी होगी, भीम ने उत्साहित भाव से कहा। विक्रम जानती थी कि प्रिया और आदर्श के रिश्ते के कारण वो आदर्श को देखते ही बेहोश हो जाएगी, लेकिन विक्रम को औरतों के प्रति जरा भी कोमलता नहीं थी। ये एक विशाल जंगल था जहां हत्याएं क्रूर और दुखद दोनों ही तरह की थीं। विक्रम प्रिया को बताना चाहता था कि इस विशाल जंगल में कैसा माहौल होता है। वो किसी भी महिला को बिगाड़ता नहीं था, भले ही वो उसे पसंद करती हो। वो भविष्य का कुलीन वर्ग था। वो महिलाओं को ये समझाना चाहता था कि वो विक्रम ही था जिसने उन्हें दुखों से बचाया था। वही था जिसने उन्हें खाने के लिए खाना और रहने के लिए जगह दी थी। महिलाओं को उसकी कद्र करना, उसके प्रति कृतज्ञ होना और उसकी श्रद्धापूर्वक सेवा करना सीखना होगा। जिन महिलाओं के साथ उसने अच्छा व्यवहार किया वे उनके लिए एक महान उपहार थीं, और जिन महिलाओं के साथ उसने बुरा व्यवहार किया वे उनकी हकदार थीं। उसके बिना वे सभी महिलाएं विशाल जंगल में मर जातीं। ये विक्रम की हीन भावना के कारण था। वो दुनिया से नफरत करता था और धीरे धीरे एक कट्टर तानाशाह बन गया। वो एक ऐसा शासक बनना चाहता था जो अपने आसपास के सभी लोगों के जीवन पर हुक्म चलाता हो। आदर्श की मौत का डर और जीवन की छलांग। आदर्श की मुसीबत देखकर उसकी हड्डियों को साफ करने वाले लोगों को यकीन हो गया कि उस पर भूत प्रेत का साया पड़ गया है। उनमें से किसी ने भी आदर्श को छूने की हिम्मत नहीं की। ये मजाक नहीं है। अगर आदर्श मर गया तो आत्मा अपना लक्ष्य बदल सकती है। अगर वो उनमें से किसी एक पर कब्जा कर ले तो क्या होगा? यदि उन्हें उस कढ़ाई को न संभालना पड़ता तो वे सभी बहुत पहले ही चले गए होते। वर्तमान आदर्श का चेहरा पीला पड़ गया था और उसके नथनों से खून बह रहा था। आज सचमुच बहुत बड़ा काम था, एक ही बार में वीरान हड्डियों को चूसकर सुखाना। आदर्श को अपने भाग्य को धन्यवाद देना पड़ा कि उसकी छोटी मेरिडियन इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा से फट नहीं गई। मुखबिर के लौट आने पर आदर्श को एहसास हुआ कि अब वो यहां और इंतजार नहीं कर सकता। वो गांव लौटने की हालत में नहीं था। वो अपनी जिंदगी दूसरों के हाथों में नहीं छोड़ना चाहता था। उस समय उसके पास विक्रम का विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। मुझे एक शांत जगह ढूंढनी होगी और जल्दी से इस सारी दमनकारी ऊर्जा को पचाना होगा, आदर्श ने अपना शरीर उठाने से पहले सोचा। वो पास की खाई की ओर चल पड़ा। इस खाई के तल पर लियान जनजातीय कबीले की पूर्वी नदी थी। पूर्वी नदी का जल प्रवाह अत्यंत अशांत था। जिस झरने पर आदर्श ने पहले अभ्यास किया था वो पूर्वी नदी का ही एक हिस्सा था। बच्चे, क्या कर रहे हो? आदर्श को खाई की ओर जाते देख ऐसा लगा जैसे वो अभी कूद पड़ेगा। डर के मारे उन आदमियों के चेहरे सफेद पड़ गए थे। उस पर बुरी आत्माओं का साया है। बुरी आत्माओं का, धीरू के पिता का धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने महसूस किया कि आदर्श की नजरें एकाग्र नहीं थी और अंदाजा लगाया कि उसे पता ही नहीं था कि वो खाई के ठीक ऊपर है। नीचे कूदने से निश्चित मृत्यु हो जाएगी। और पूर्वी नदी के बहाव के साथ साथ वो एक झरने तक पहुंच जाता। अगर वो झरने में गिर जाता तो मौत कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाती। क्या हमें उसे रोकना चाहिए? एक आदमी ने अपनी लार निगली और हकलाया, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। आसमान के नीचे सिर्फ उनकी जिंदगी मायने रखती थी। यदि वे आदर्श के संपर्क में आए तो वे भी भूत प्रेत से ग्रस्त हो सकते हैं। ये छोटा भाई पहले से ही इतनी गंभीर रूप से घायल है, इसलिए मुझे शक है कि वो बचेगा भी। लंबे समय से चली आ रही पीड़ा को कम करना ही बेहतर है, इसलिए नीचे कूदना कोई बुरा विचार नहीं है। छोटे भाई आदर्श, हम तुम्हें नहीं भेजेंगे। नीदरलैंड की अच्छी यात्रा करो। अपनी मौत के लिए हमें दोष मत दो। धीरू के पिता ने खुद को दिलासा दिया और साथ ही आदर्श को सलाह दी, उम्मीद करते हुए कि वो मरने के बाद बदला नहीं लेगा। इस समय तक आदर्श खाई के किनारे पहुंच चुका था। उसने अपनी युआन क्यूई की थोड़ी सी मात्रा वापस पा ली थी, लेकिन उसके शरीर की ऊर्जा अभी भी बहुत अशांत थी। गर्मी उसके पूरे शरीर में फैल रही थी, जिससे उसे बहुत बेचैनी हो रही थी। वर्तमान आदर्श कमजोर नहीं था, बल्कि उसके पास ऊर्जा का एक अटूट भंडार था। खाई से नीचे लहरों में कूदने से उसे वास्तव में अपनी ऊर्जा खर्च करने का मौका मिलता। ये उनके बचने का सबसे अच्छा रास्ता भी था। आदर्श ने बिना किसी हिचकिचाहट के एक कदम आगे बढ़ते हुए चट्टान से नीचे छलांग लगा दी। आदमियों ने ठंडी सांस ली। 9 जिंदगियां होने पर भी कोई 7 छिद्रों से खून बहते हुए गिरने से नहीं बच सकता था। छप! आदर्श नदी में गिर पड़ा। खाई लगभग 50 मीटर ऊंची थी। नश्वर रक्त लेवल 4 होने के बावजूद आदर्श को गिरने का दर्द महसूस हुआ। आखिर उसकी हालत भी अच्छी नहीं थी। सर्दी का मौसम गहरा चुका था, इसलिए नदी का पानी बर्फ जैसा ठंडा था। तेज बहाव के कारण ही पानी जम नहीं पा रहा था। आदर्श ने बहाव का अनुसरण किया। उसने महसूस किया कि उसकी मेरिडियंस में प्रचंड ऊर्जाएं उसके पूरे शरीर में भड़क उठीं। आदर्श ने अपनी सांस रोक ली और पानी के बहाव के विपरीत तैरने लगा।
आदर्श जानता था कि उसकी ये हालत इसलिए हुई क्योंकि उसने ऊर्जा का अत्यधिक अवशोषण कर लिया था। उसके भीतर की ऊर्जा को समाप्त करना जरूरी था, वरना ऊर्जा के उछाल से उसकी मेरिडियन फट जाएंगी। तैरना ऊर्जा खर्च करने का एक अच्छा तरीका था। दर्द के बावजूद उसे सहना पड़ा। यदि वो ऊर्जा की मात्रा को अपने शरीर की सीमा के भीतर ला सके तो वो धीरे धीरे ठीक हो सकेगा। आदर्श ने अनुमान लगाया कि लगभग 1 घंटे में उसे उस झरने तक लाया जाएगा जहां उसने पहले प्रशिक्षण लिया था। पानी का बहाव धीरे धीरे तूफानी पानी के तेज बहाव में बदल गया। आदर्श को पता चल गया कि वह झरने के पास पहुंच गया है। वो अपनी सांस की लय को समायोजित करते रहे तथा अपने शरीर को सर्वोत्तम स्थिति में बनाए रखा। पृथ्वी पर लोग बिना मरे 60 मीटर की ऊंचाई से गोता लगाते थे, जबकि ईस्ट नदी का झरना 100 मीटर की ऊंचाई पर था। हालांकि आदर्श की फिटनेस का स्तर बेहतर था, लेकिन उसने कभी पेशेवर डाइविंग की ट्रेनिंग नहीं ली थी। इसके अलावा वो अपनी पूरी तरह स्वस्थ भी नहीं था, इसलिए ये एक बड़ी चुनौती थी। बूम! आदर्श झरने के पानी के बेस में गिरने की आवाज सुन सकता था। तेज बहाव पहले ही आदर्श को आगे की ओर खींच चुका था। पानी में मंथन करने के बाद आदर्श को अचानक अपने पैरों के नीचे एक खालीपन का एहसास हुआ। भारहीनता के इस तात्कालिक एहसास ने आदर्श को अभिभूत कर दिया। ऊपर से उसे बस तेज पानी की सफेदी दिखाई दे रही थी। इसके साथ ही वो झरने से 100 मीटर नीचे गिर गया। दूर से ये भव्य चट्टानें ऐसी लग रही थीं जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति ध्यान में खड़ा हो। चट्टानों से बहता झरना उस विशालकाय व्यक्ति की तलवार जैसा लग रहा था। तलवार पर टिके उस विशालकाय व्यक्ति के साथ ये दृश्य बेहद लुभावना था। जहां तक आदर्श की बात है, वो तो एक छोटा सा काला बिंदु था जो पर प्रभावशाली गति से लुढ़क रहा था। छप छप! वो बड़ा धब्बा पूर्ण रूप से खिले हुए कमल जैसा दिख रहा था। पानी की सतह पर वापस आने के बाद आदर्श पर जो पानी का अटैक हुआ वो जबरदस्त था। उस शक्तिशाली बल ने उसके अंगों और शरीर पर हमला किया। आदर्श को ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर किसी निहाई पर रखा हो और हथौड़े से गढ़ा जा रहा हो। इस जोरदार प्रहार से आदर्श की मांसपेशियां ढीली पड़ गईं। हालांकि इससे उसके पूरे शरीर में जबरदस्त दर्द हुआ, फिर भी उसे अविश्वसनीय आराम का एहसास हुआ। आदर्श ने अपनी सांस रोकी और सीधे नीचे कूद गया। उसका शरीर जल रहा था। बर्फीले ठंडे पानी में वो जितना गहरा उतरता गया, उसे उतना ही आराम महसूस होता गया। ऐसा करके वो चुपचाप उस गहराई तक गोता लगा गया जहां वो पहले कभी नहीं पहुंचा था, जब तक वो नीचे तक पहुंच गया। यह पहली बार था जब आदर्श प्लंज बेसिन के तल तक पहुंचने में कामयाब रहा था। प्लंज बेसिन के तल पर साफ और शुद्ध रेत थी। रेत पॉलिश किए हुए जेट जैसी थी। आदर्श ने अपने शरीर को भ्रूण की मुद्रा में सिकोड़ लिया और प्लंज बेसिन के तल पर गहरी नींद में सो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे समय का एहसास ही नहीं रहा। एक अज्ञात समय के बाद आदर्श को अपने दिल में एक ठंडक का एहसास हुआ। हालांकि वो सांस नहीं ले पा रहा था, फिर भी उसने दम घुटने से बचाया। ठंडे पानी से उसकी नाड़ियों की गर्मी कम होने लगी। पानी आदर्श के अंगों पर दबाव डालता रहा। आदर्श को ऐसा लगा जैसे वो अपनी माँ के शरीर में वापस आ गया हो। उसे ऐसा लग रहा जैसे वो अपनी माँ के गर्भ में एक शिशु हो, बाहरी दुनिया से कटा हुआ। ऐसा लग रहा जैसे उसके शरीर में आग जल रही हो। आदर्श का बस एक ही विचार था कि उस ऊर्जा को जितनी जल्दी हो सके पचा ले। अगर ऐसा नहीं किया गया तो उसकी नाड़ियां फट सकती थीं और परिणाम विनाशकारी हो सकते थे। लगभग 0 डिग्री सेल्सियस तापमान वाले प्लंज बेसिन में आदर्श के शरीर का तापमान तेजी से कम हो गया। 0 डिग्री तापमान वाली हवा में कोई व्यक्ति अगर जागता रहे तो उसकी मृत्यु नहीं होगी, लेकिन 0 डिग्री तापमान वाले पानी में उसे पूरी तरह जमने में 10 मिनट भी नहीं लगेंगे। कम तापमान, उच्च दबाव और ऑक्सीजन की कमी एक कठोर वातावरण था। इसने आदर्श को अपने शरीर के भीतर मौजूद हड्डियों की ऊर्जा को तेजी से खर्च करने में मदद की। जैसे जैसे उसका शरीर इस ऊर्जा को ग्रहण करता गया, उसके शरीर की संरचना में सुधार हुआ और उसकी अस्थि शुद्धि हुई। जैसे जैसे समय बीतता गया, पानी के नीचे सन्नाटा छा गया। प्लंज बेसिन में जरा सी भी हलचल नहीं थी। ऐसा लग रहा जैसे आदर्श किसी पूरी तरह से स्वतंत्र अंतरिक्ष समय आयाम में प्रवेश कर गया हो। इस आयाम में वो अपनी धीमी लेकिन धीमी धड़कन सुन सकता था। डम डम डम। बार बार लय एक पेंडुलम की तरह अंतराल में फैलती रही। धीरे धीरे ऐसा लगा जैसे आदर्श की आत्मा उसके शरीर से निकल गई हो। उसके मन का आखिरी विचार भी गायब हो गया था। आदर्श मानो जड़ हो गया था। जो व्यक्ति गहरे गोता लगाने के दौरान अपनी चेतना खो देता है, उसकी मृत्यु निश्चित है। यद्यपि आदर्श ने चेतना खो दी थी, लेकिन उसकी छाती में स्थित बैंगनी क्रिस्टल धीरे धीरे स्पंदित हो रहा था तथा आदर्श के शरीर के प्रत्येक भाग में ऊर्जा भेज रहा था। आदर्श एक अलौकिक अवस्था में पहुंच गया था। उसके शरीर की हर कोशिका ठंड और भयावह दबाव से लड़ने के लिए वीरान हड्डियों की ऊर्जा को अवशोषित कर रही थी। दरअसल ड्रैगन रिब टाइगर बोन फिस्ट जैसा बेहतरीन कौशल भी शरीर के हर हिस्से को प्रशिक्षित करने में असमर्थ था। चाहे वो फियर्स टाइगर डिसेंड्स द माउंटेन हो या ड्रैगन राइजिंग टू 9 स्काइज, शरीर के कुछ हिस्से ऐसे जरूर होते थे जो इससे छूट जाते थे। जहां भी ये चूक होती, ये योद्धा की कमजोरी बन जाती।
सिद्धांततः विशाल जल में ड्रैगन नृत्य की एकमात्र मुद्रा विशाल जल दबाव का उपयोग करके योद्धा के शरीर के प्रत्येक इंच को समान रूप से प्रशिक्षित कर सकती है। फिर भी इसकी एक शारीरिक सीमा थी। बहुत कम लोग विशाल जल में ड्रैगन नृत्य का चरम अभ्यास कर सकते थे। मांस और रक्त के हर इंच को नियंत्रित करने के लिए व्यक्ति को मन की एक अलौकिक अवस्था में प्रवेश करना होगा, अन्यथा व्यक्ति का शरीर मन के नियमों के अधीन हो जाएगा। यह सचेत रूप से सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले शक्तिशाली अंगों का उपयोग करेगा। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति किसी पत्थर को धकेलता है तो वो अनजाने में अपने परिचित हाथों का उपयोग करेगा और दबाव डालेगा। अपनी चेतना को खाली करके ही प्रत्येक कोशिका दबाव और ठंड का स्वाभाविक रूप से प्रतिरोध कर सकती है। तभी शरीर पूरी तरह से संयमित हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति का शरीर अपनी प्रवृत्ति का पालन करेगा। यही न नियम, न आकार, न शून्य, न मैं की अवधारणा भी थी। इस अवस्था में पहुंच पाना बेहद मुश्किल था। गहरे पानी में तो और भी मुश्किल था, क्योंकि बेहोशी का शिकार होना आत्महत्या के बराबर था। हालांकि आदर्श अपनी चेतना खो चुका था, पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन्स आदर्श के रक्त के माध्यम से ऊर्जा वितरित कर रहा था। आदर्श के मस्तिष्क, मेरिडियन और अंगों को ऊर्जा से पोषण मिल रहा था। एक व्यक्ति के शरीर को सांस लेने की जरूरत होती है, क्योंकि शरीर को श्वसन के माध्यम से ऊर्जा मुक्त करने की आवश्यकता होती है। लेकिन पर्पल क्रिस्टल ओरिजिन्स द्वारा ऊर्जा प्रदान करने के कारण ऑक्सीजन की अब आवश्यकता नहीं रही। इस अवस्था में आदर्श ने अनजाने में पूरा दिन और रात पानी के भीतर बिता दिया। उसकी सारी हड्डियां, अंग और कोशिकाएं अचानक जीवित हो उठीं। ऐसा लग रहा था मानो उन्होंने अपनी स्वतंत्र चेतना विकसित कर ली हो। दूसरे दिन सुबह देर तक आदर्श धीरे धीरे ऊपर तैरता रहा, मानो कोई डूबा हुआ शरीर तैर रहा हो। क्लाउड वाइल्डरनेस में नए पात्र। मेघ वन्य क्षेत्र वैभव दिव्य साम्राज्य के 24 वन्य क्षेत्रों में से एक था। बड़ी जनजातियों द्वारा संरक्षित अद्भुत प्रदेशों के अलावा इस वन्य क्षेत्र में बहुत कम लोग चलते थे। क्लाउड वाइल्डरनेस में लोगों द्वारा एकत्रित की गई अद्भुत भूमि के अलावा एक और स्थान था जिसे निर्जन भूमि के नाम से जाना जाता था। उजाड़ जमीन में उजाड़ जानवरों की प्रचुर शक्ति थी, और वास्तव में शक्तिशाली उजाड़ जानवर सभी उजाड़ जमीन के बीच में पाए जाते थे। यदि कोई योद्धा वीरान भूमि में प्रवेश करता तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। लेकिन इस समय क्लाउड वाइल्डरनेस की निर्जन भूमि की सीमाओं के साथ एक बुजुर्ग और एक युवा लड़की दिखाई दी। बुजुर्ग ने पीले रंग का लबादा पहना हुआ था। उसका शरीर मोटा था और रंग सुर्ख था। बस उसकी आंखें छोटी थीं, जिससे वो बदसूरत लग रहा था। उसके बगल में बैठी युवती का तो दुबला पतला शरीर था। वो 17 साल की लग रही थी। उसकी भौहें पतली आंखों के ऊपर झुकी हुई थीं। उन आंखों में झरने के पानी जैसी साफ पुतलियां थीं। वे बेहद साफ थीं। युवती ने लिनेन के कपड़े पहने थे। खुरदुरी आस्तीनों के नीचे कमल की जड़ जैसी सफेद एक बांह दिखाई दे रही थी। इस लड़की की त्वचा बहुत ही नाजुक और सफेद थी, जिसमें पतली रक्त वाहिकाएं बह रही थीं। आमतौर पर ऐसी गोरी और लाल त्वचा बहुत खूबसूरत लगती थी। ये स्वास्थ्य का प्रतीक भी था। लेकिन इस लड़की की गोरी त्वचा कमजोरी का एहसास दिला रही थी। लेकिन स्थिति को देखकर ऐसा नहीं कहा जा सकता। युवती के जेट जैसे हाथ खून से लाल हो गए थे, और युवती के सामने गाय के आकार का एक मरा हुआ खूंखार जानवर पड़ा था। इस युवती ने उसे अकेले ही मार डाला था। गुरुजी, क्या आपने नहीं कहा था कि हम उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र में वहां के उजाड़ जानवरों को मारने जा रहे हैं? हम आखिरकार क्लाउड वन्य क्षेत्र में क्यों आ गए? क्लाउड वन्य क्षेत्र एक बंजर भूमि है, शायद शक्तिशाली उजाड़ जानवरों से रहित। छोटी लड़की ने मधुर और कोमल स्वर में कहा, उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र। आह, तुम इन मेरिडियन के साथ पैदा हुए थे और तुम में शारीरिक शक्ति की कमी है। उत्तर पश्चिमी दिव्य वन्य क्षेत्र में विचरण करने वाले उजाड़ जानवरों में कुछ उच्च स्तर के उजाड़ जानवर भी हैं। तुम्हारे लिए उन्हें संभालना कठिन होगा। मोटे बुजुर्ग ने अपना सिर हिलाया। ठीक है ज्योति, मैं तुम्हें इस छठे दर्जे के भयंकर जानवर को एक उजाड़ अस्थि अवशेष में बदलने के लिए 15 मिनट का समय देता हूँ। जैसा कि पहले बताया गया है, यह तुम्हें अनुभव देने के लिए है। जब तक तुम्हारी जान को खतरा न हो, मैं दखल नहीं दूंगा। मोटे बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी करने के बाद अपने को आराम देने के लिए एक बड़ी चट्टान चुनी और नजारे को देखने लगा। लड़की ने सिर हिलाया। उसने अपनी आस्तीनें उंगली से ऊपर की, फिर एक कांसे की डिस्क निकाली। उस कांसे की डिस्क पर घने ऋण अंकित थे। जैसे ही डिस्क दिखाई दी, वो आकाश में उड़ गई और बड़ी होती गई। देखते ही देखते डिस्क लगभग एक घर के आकार की हो गई। इसके बाद छठे स्तर का वो भयंकर जानवर उस डिस्क में समा गया और एक चमकदार सफेद रोशनी में बदल गया। सफेद रोशनी में उस खुखार जानवर का शव जलता हुआ सा लग रहा था। उसका मांस पिघल गया और खून के रस के साथ मिलकर हड्डियों में समा गया। कुछ ही सेकंड में वो खुखार जानवर कंकाल में बदल गया। कुछ ही सेकंड बाद कंकाल भी पिघलने लगा और एक होने लगा। जैसे जैसे ये सब हो रहा था, लड़की की उंगलियां आपस में जुड़कर एक मुहर बनाने लगीं। उसकी उंगलियां लंबी थीं और मुहर लगाने की प्रक्रिया की तेज गति के कारण उंगलियों की परछाइयां बनने लगीं। उसके द्वारा मुहर लगाने वाले ताबीजों की एक श्रृंखला डिस्क में उड़कर जानवर की हड्डियों के साथ मिल गई।
15 मिनट से भी कम समय में पूरे जानवर की हड्डियां पिघलकर एक हरी फली के आकार के अस्थि अवशेष में बदल गईं। अगर विक्रम ने यह दृश्य देखा होता तो वो सदमे से चीख पड़ता। उजाड़ स्वर्ग की स्वामी। ये युवती एक उजाड़ स्वर्ग की स्वामी थी। यह विश्वास करना कठिन था कि इस लड़की में 15 मिनट से भी कम समय में छठे स्तर के भयंकर जानवर को आसानी से परिष्कृत करने की अद्भुत क्षमता थी। अगर ये लड़की चाहती तो लियान आदिवासी कबीले के फ्रॉस्ट पाइथन की उजाड़ हड्डियों को परिष्कृत करना बहुत आसान होता। अस्थि अवशेष उस लड़की की हथेली में गिर गया, जो अस्थि अवशेष देखकर भौहें चढ़ाने लगी। वह स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं थी। यह अभी भी काफी छोटा नहीं है। लड़की ने अपना सिर हिलाया। उसका लक्ष्य 15 मिनट में एक 6 ग्रेड के भयंकर जानवर को चावल के दाने के आकार का बनाना था। परिणाम को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी लक्ष्य से कुछ दूरी पर थी। ज्योति, ज्यादा उतावला मत हो। दुनिया भर में घूमते हुए मैंने जितने भी गुरु देखे हैं उनमें तुम सबसे प्रतिभाशाली उजाड़ स्वर्ग गुरु हो। बहुत बुरा, मोटे बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा। 15 मिनट में एक छठी श्रेणी के भयंकर जानवर को चावल के दाने के आकार के अवशेष में बदल देना 17 साल की उम्र में उसके बस की बात नहीं थी। यह अफसोस की बात थी कि ज्योति नाम की लड़की को यिन मेरिडियन था। यिन मेरिडियन की वजह से उसकी त्वचा इतनी गोरी थी। यिन मेरिडियन होना एक बेहद दुर्लभ स्थिति थी। ये एक जानलेवा बीमारी थी जो सिर्फ महिलाओं को ही होती थी। यिन मेरिडियन वाली लड़की ठंड से कमजोर हो जाती थी। गर्मियों में भी उसे कोट पहनना पड़ता था। यिन मेरिडियन वाली एक सामान्य लड़की ज्यादा से ज्यादा 18 साल तक जी पाती। उसके बाद 2-3 दिन की नींद सो जाती। जैसे जैसे समय बीतता गया वो ज्यादा देर तक और बार बार सोती रही, यहाँ तक कि हर नींद लगभग 1 साल तक चलती रही। समय के साथ उसके शरीर की जीवन शक्ति धीरे धीरे कम होती गई और अंततः उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन ज्योति का जन्म प्राचीन लिन परिवार में हुआ था, जिसकी एक पुरानी विरासत थी। लिन परिवार के सहयोग से वो अग्नि तत्व के उजाड़ पशु अवशेषों को भस्म कर सकती थी। अग्नि तत्व अवशेषों के शुद्ध यांग की मदद से वो अपने शरीर के भीतर की कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम थी। हालांकि लंबी उम्र जीना कोई समस्या नहीं थी, लेकिन साधना के लिए ये एक अलग कहानी थी। इन मेरिडियन के साथ पैदा हुआ व्यक्ति मेरिडियन क्षेत्र में अपनी मेरिडियन को कभी भी पूरी तरह से नहीं खोल सकता था। इस क्षेत्र से एक गुप्त खतरा पैदा होता। उच्चतर क्षेत्र में साधना करना भी कठिन होता और ये जितना ऊंचा होता उतना ही कठिन होता। अंततः एक अड़चन आ ही जाती। हालांकि इन मेरिडियन होना एक अभिशाप था, फिर भी इसके अपवाद हमेशा रहे हैं। किंवदंतियों में एक महान महारानी के बारे में बताया गया है जिनके पास प्राचीन काल में यिन मेरिडियन थे। उन्होंने अपनी शक्ति का उपयोग करके अपनी मेरिडियन को जोड़ा था। जब यिन मेरिडियन फिर से जुड़ते थे तो एक अज्ञात परिवर्तन होता था। हालांकि इतिहास की किताबों में इसका बहुत कम उल्लेख है। ज्योति के गुरु ये मोटे बुजुर्ग थे। उन्होंने ज्योति की टूटी हुई मेरिडियंस को जोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन वीरान स्वर्ग के गुरुओं द्वारा छोड़ी गई प्राचीन विधियों में से कोई भी सफल नहीं हुई। वे प्राचीन विधियां रहस्यमय और अस्पष्ट थीं। चाहे सामग्री हो या शोधन तकनीक, वे बूढ़े मोटे आदमी के लिए बहुत भ्रामक थीं, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ही खराब मिले। मोटा बुजुर्ग अपने शिष्य का बहुत ध्यान रखता था और विशाल जंगल में भटकते हुए उसने हर तरह के तरीके आजमाए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गुरु, आह मत भरिए। हालांकि मेरे पास इन मेरिडियन है, अग्नि तत्व के अस्थि अवशेषों के साथ मैं कम से कम 300 साल तक जीवित रह सकती हूँ। मैं अन्य आम लोगों की तुलना में बहुत अधिक धन्य हूँ। प्राचीन विरासत वाले कुल में जन्मी उस युवती को कभी अपने भोजन की चिंता नहीं हुई और उसने तरह तरह के खजाने देखे थे। लेकिन जंगल में भटकने के वर्षों में उसके अनुभव ने उसे दुनिया की कठिनाइयों से परिचित कराया। वो जानती थी कि इस दुनिया में आम लोग कैसे संघर्ष करते हैं। इसने उसे सहानुभूतिपूर्ण बनाया। वास्तव में हालांकि उसके पास यिन मेरिडियन थे, वो आम लोगों की तुलना में हजारों गुना अधिक धन्य थी। लड़की ने उस अस्थि अवशेष को निगल लिया जिसका शोधन उसने अभी अभी पूरा किया था। भयंकर जानवरों से प्राप्त अस्थि अवशेष उजाड़ अस्थि अवशेष की तुलना में गुणवत्ता में कमजोर थे। हालांकि बहुत कम योद्धा वास्तव में उजाड़ अस्थि अवशेष खाते थे। भयंकर जानवरों के अवशेष खाना ही काफी था, क्योंकि उजाड़ अस्थि अवशेष को परिष्कृत करने में बहुत समय लगता था। आगे हम लियान आदिवासी कबीले के इलाके में प्रवेश करेंगे। ये लियान आदिवासी कबीला 1000 से भी कम घरों वाला एक छोटा कबीला है। हमें वास्तव में अंदर जाने की जरूरत नहीं है। मोटे बुजुर्ग ने रबर से बना एक नक्शा निकालते हुए कहा। उसने उसे खोला और उसे देखते हुए खुशी से बोला, ये नक्शा वैभव दिव्य साम्राज्य के दिव्य रक्षक दल की बदौलत है। उन्होंने एक नया नक्शा बनाया है। मूल रूप से क्लाउड वाइल्डरनेस का नक्शा 800 सालों में अपडेट नहीं किया गया था। कई छोटे कबीलों ने अपनी स्थिति बदल ली थी। एक पुराने नक्शे में ये सारे संकेत नहीं होते। ज्योति ने अपने गुरु के नक्शे को देखा, जिससे उसके मन में संदेह पैदा हुआ। बादलों के जंगल का नक्शा बनाना एक कृतघ्न और व्यर्थ काम था। वे छोटी छोटी जनजातियां नदियों के रेत के कणों जितनी थीं। ये पता नहीं था कि कौन सी जनजाति नष्ट होकर एक नई जनजाति को जन्म देगी। इतना विस्तृत नक्शा बनाने में बहुत मेहनत लगती थी, लेकिन लगभग 100 साल बाद ये बेकार हो जाता।
ज्योति ने इसे मेघ वन्य क्षेत्र में वैभव दिव्य साम्राज्य की हालिया गतिविधियों से जोड़ते हुए पूछा, गुरु, हम इतनी दूर से जानबूझकर मेघ वन्य क्षेत्र क्यों आए हैं? मैंने ये भी सुना है कि वैभव दिव्य साम्राज्य ने मेघ वन्य क्षेत्र में योद्धा चयन की तैयारी के लिए दिव्य रक्षक दल को यहाँ भेजा है। इतने विशाल वन्य क्षेत्र में योद्धा चयन के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो वैभव दिव्य साम्राज्य ने ऐसा क्यों किया? क्या हम यहाँ क्लाउड वाइल्डरनेस में इसलिए हैं क्योंकि इसका कारण वैभव दिव्य साम्राज्य के चयन से संबंधित है?